हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभा पांडे लर्निंग स्किल्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मेंडल के नियम मींस मेंडल्स लॉज के बारे में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। जेनेटिक्स चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर साल इस चैप्टर से 10th बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बच्चों, इस चैप्टर को ध्यान से समझिए। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को सिद्धांतों के रूप में बताया, जिन्हें वैज्ञानिकों ने मेंडल के 3 नियमों के रूप में स्थापित किया, जिन्हें हम मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या आनुवंशिकता के नियम भी कहते हैं, जो इस प्रकार है। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं, या पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस को एकल लक्षण का नियम या मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। इसके अनुसार द कैरेक्टर्स विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन मीन्स, इस के अनुसार जो कैरेक्टर अपने को F1 जनरेशन में शो करते हैं, मीन्स दिख जाते हैं, उन्हें हम लॉ डोमिनेंट कैरेक्टर्स कहते हैं। एंड द कैरेक्टर विच डजंट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। और जो अपने को नहीं शो कर पाते हैं, मतलब जो अपने को नहीं दिखा पाते हैं, उनको हम रिसेसिव छुपे हुए कैरेक्टर्स कहते हैं। तो लॉजिकली लॉ क्या है? द कैरेक्टर विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, मतलब F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स दिख के आएगा उसे आप कह सकते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर है। और वो कैरेक्टर विच डजंट एक्सप्रेस इन द F1 जनरेशन आर कॉल्ड द रिसेसिव कैरेक्टर। मीन्स जो मेंडल ने टॉल प्लांट, इसके लिए मेंडल ने एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस किया, तो मेंडल का F1 जनरेशन में एक्सपेक्टेशंस क्या था? सबसे पहले तो ये था कि मैं एक टॉल प्लांट ले रहा हूँ और एक ड्वार्फ प्लांट ले रहा हूँ, तो होगा क्या कि मेरे F1 जनरेशन में सेम प्लांट या तो मीडियम आ जाएंगे, हाइट के होंगे, या फिर मीडियम हाइट के नहीं होंगे। तो आधे प्लांट टॉल हो जाएंगे या आधे प्लांट ड्वार्फ हो जाएंगे, या दो उम्मीद से उसने अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को किया। लेकिन F1 जनरेशन में मेंडल को क्या मिला? सारे टॉल प्लांट मिले, तो मेंडल कंफ्यूज हुआ और उसको उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला। तब उसने F2 जनरेशन किया, और जब F2 जनरेशन किया तो मेंडल ने जाके बताया जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर्स मिल गए वो डोमिनेंट थे, और जो नहीं दिख पाए वो रिसेसिव कैरेक्टर थे। वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अभी भी आप अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना चाहो तो एक्सप्लेन करने के लिए आप हमेशा उसको कर सकते हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कैन बी एक्सप्लेन बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इट इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, क्योंकि अगर आप मेंडल की बात माने तो इस दुनिया में सिर्फ 2 ही चीज़ होनी चाहिए थी, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो अगर मैं इंटेलिजेंस लेती हूँ तो आप या तो बहुत इंटेलिजेंट होंगे या बहुत ही गधे होंगे, बुद्धू होंगे। मतलब अगर आपका इंटेलिजेंस दिखाया गया तो आप डोमिनेंट, अगर नहीं दिखाया गया तो रिसेसिव। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का फैक्टर सही है सिर्फ पी प्लांट तक, यूनिवर्सली नहीं चल सकता। अब ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, डायबिटीज़ की बात करते हैं। तो इस दुनिया में सिर्फ 2 ही टाइप के लोग होने चाहिए थे। एक वो जिनके बहुत बहुत बुरी तरह से डायबिटीज़ है, वो डोमिनेंट, और जिनका नहीं है वो रिसेसिव। ऐसा तो है नहीं, हमें शेड्स दिखाने को मिलते हैं, ग्रेड्स दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि हर चीज़ को लॉजिकली दिखाना पड़ता है। तो इसीलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस का यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं किया, क्योंकि वो अपना लॉजिक अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाए। स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड जो लॉ है वह है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा भी नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। पहले ये लॉ क्या कहता है उस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए, इन अ हाइब्रिड यूनियन मतलब हाइब्रिड बन रहा है। मेंबर्स ऑफ एलिलिक पेयर, एलील्स के एक एक मेंबर ले लो। दे रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग, डाइल्यूटिंग और ऑल्टरिंग ईच अदर एंड दे सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि जब कोई हाइब्रिड यूनियन हो रहा होता है तो दोनों मेंबर्स उन एलील्स के साथ में तो रहेंगे, लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल ऑल्टर, एक दूसरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, और जब सेपरेट होंगे तो प्योर गैमेट्स की तरह सेपरेट हो जाएंगे। उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, मीन्स कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। इनके मेंबर्स क्या होंगे? एलिलिक पेयर्स के कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जब दोनों एक साथ में आएंगे तो एक हाइब्रिड यूनियन तैयार होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसे हम कहते हैं हाइब्रिड यूनियन, और ये मेंबर्स हैं एलिलिक पेयर के, और जब सेपरेट होंगे तो प्योरली सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए हुए ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, एक दूसरे को ऑल्टर नहीं करेंगे। इसको हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए एक गंदा बच्चा है और एक अच्छा बच्चा है। गंदा बच्चा भी किसी फैमिली का है और अच्छा बच्चा भी किसी फैमिली का है। दोनों मेंबर्स हैं किसी फैमिली के, दोनों साथ में आते हैं, दोनों साथ में आके दोस्ती करते हैं, आके दोनों का हाइब्रिड बन गया, तो दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन अच्छा बच्चा गंदे बच्चे को सुधारने की कोशिश नहीं करेगा और गंदा बच्चा अच्छे बच्चे को नहीं बिगाड़ेगा। मतलब दोनों साथ में तो हैं, हाइब्रिड यूनियन तो है, पर दोनों एक दूसरे को मिक्स नहीं करेंगे, ऑल्टर नहीं करेंगे, एक दूसरे को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जब ये सेपरेट होंगे तो अच्छा बच्चा बनकर निकलेगा और गंदा बच्चा गंदा ही निकलेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहते हैं? देखिए, हमारे पास दो गैमेट्स हैं, एक एक्स और एक वाई। अगर आप मेल हो तो दो गैमेट होंगे एक्स और वाई, और फीमेल है तो एक ही गैमेट होता है एक्स और एक्स। और एक्स और वाई जब मेल के साथ हैं तो ये दोनों एक्स वाई साथ में रह रहे हैं, लेकिन ये साथ में एक दूसरे को ऑल्टर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, चेंज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, साथ में हैं। और जब ये गैमेट बनेंगे तो एक्स वाला प्योर एक्स और वाई वाला प्योर वाई गैमेट बनेगा। तो इसकी वजह से यह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मेंडल के तीनों लॉज में से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। और अच्छा, कभी एग्ज़ाम में पूछा तो आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस से भी इसको एक्सप्लेन कर दो। अब आते हैं तीसरे लॉ में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहले इस इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है अकेला, मैं किसी के सहारे नहीं हूँ, किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, भले मेरे साथ 50 लोग हैं, 50 लोग हों, फिर भी मैं अपना काम खुद करती हूँ, मतलब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। असॉर्टमेंट का मतलब है जब चाहूँ तब असॉर्ट कर सकूँ। मतलब मान लो हम 3 दोस्त आपस में खेल रहे हैं, खेलना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं खेलना चाहती तो मैं नहीं खेलूँगी, मतलब उन पर डिपेंड नहीं हूँ, मैं जो चाहूँगी अपना काम करूँगी, मैं अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती, भले ही मेरे जो अदर दोस्त हैं वो खेल रहे हों, पर मेरी मर्जी है नहीं खेलने की, तो आई हैव द राइट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। यह वो मेंडल के हिसाब से कहते हैं। अब स्टेटमेंट को समझते हैं। व्हेन टू प्योर पेरेंट्स, दो प्योर पेरेंट्स हैं, डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इसका मतलब है जब आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैरेक्टर पढ़ेंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस से ही पढ़ना है, मोनो हाइब्रिड से इसको हम नहीं पढ़ सकते। व्हेन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड द इनहेरिटेंस ऑफ, मतलब ट्रांसफ़र होगा। वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इट डिपेंडेंट ऑन अदर्स,
मतलब एक कैरेक्टर का एक्सप्रेशन दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। और आप कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका मायने समझिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम सब ने पढ़ा डाई हाइब्रिड क्रॉस। मान लो येलो राउंड और ग्रीन रिंकल साथ में चले थे, यानी येलो और राउंड हमने प्योर पेरेंट लेके चले और ग्रीन और रिंकल दो प्योर पेरेंट लेके चले। लेकिन आगे चल के जब जब येलो को मौका मिला तब तब वो रिंकल के साथ भी एक्सप्रेस हो गया। मतलब येलो राउंड पर कहीं भी डिपेंडेंट नहीं है। येलो जब चाहे रिंकल के साथ भी एक्सप्रेस कर सकता है, वैसे ही ग्रीन चला रिंकल के साथ, लेकिन उसका मन नहीं हुआ और उसे जैसे ही मौका मिला ग्रीन ने राउंड के साथ भी एक्सप्रेस कर दिया। मतलब ये कि येलो कहीं पर भी राउंड पर डिपेंड नहीं था पूरी तरह से, और ना ही ग्रीन कहीं पर रिंकल पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं था। तो जब येलो को मौका मिला उसने रिंकल के साथ भी एक्सप्रेस किया, और जब ग्रीन को मौका मिला उसने राउंड के साथ भी एक्सप्रेस किया। अब इसको हम ऐसे ही एक अदर एग्जाम्पल से और समझाती हूँ। जैसे कि ये लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से समझिए। मान लो ए और बी दोनों फ्रेंड्स हैं और दोनों पिक्चर देखने गए। ऐसे ही सी और डी भी दो दोस्त हैं और दोनों भी पिक्चर देखने के लिए चले गए। अब जैसे ही मूवी देखने पहुँचे तो ए का मन तो मूवी देखने का था, लेकिन जो बी था उसका मन पिक्चर देखने का नहीं हुआ। अब ऐसी कंडीशन में आप ज़रा सोचकर बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि ए मूवी देख कर आए और बी बाहर खड़ा रहे। अच्छा, सी और डी में देखो, सी को मूवी पसंद थी लेकिन डी को मूवी पसंद नहीं आया। अब मतलब यहाँ भी बी को पसंद, जैसे बी को पसंद नहीं था वैसे डी को पसंद नहीं है। क्या रियल लाइफ में आपने कभी ऐसा देखा है कि आप मूवी देखने गए और आपका साथी आपसे कहे कि भाई मेरा तो मन मूवी देखने का नहीं है, ए तुम मूवी देखो, मैं डी के साथ बैठता हूँ या बैठती हूँ। अगर मूवी देखने जाना है तो ए और बी दोनों को साथ में जाना है, नहीं तो दोनों नहीं जाएंगे। सी और डी जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे मूवी। पर मेंडल के हिसाब से क्या है कि ए को मूवी देखना है तो वो और सी को मूवी देखना है तो ए और सी साथ में जाकर पिक्चर देखेंगे। क्या कहीं ऐसा होता है? और ऐसे ही बी को मूवी नहीं देखना है तो वो डी के साथ बाहर बैठकर बात कर सकता है। तो ऐसा कहीं नहीं होता है, क्योंकि हम जिसको हम जानते ही नहीं है उसके साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसलिए ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हुआ। इसका लॉजिक एक ही था, वो था लिंकेज। जो जीन्स आपस में बहुत लिंक्ड होते हैं वो कभी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर ही नहीं सकते। तो ए और बी फ्रेंड्स तो थे, तो वो चाहकर भी असॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो लिंक्ड थे। तो ऐसे ही ए और बी जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे और एक्सप्रेस भी साथ में करेंगे। अब तो ऐसा नहीं है कि ए और बी जाएंगे तो साथ में लेकिन एक्सप्रेस करेंगे या तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ये एक इस लॉ का स्टेटमेंट है। मतलब ए और बी या तो मूवी देखेंगे या तो नहीं देखेंगे, इसे लिंकेज कहते हैं। वैसे ही सी और डी के बीच में लिंकेज है, तो दोनों एक साथ में लिंक्ड हैं और अगर ये साथ में मूवी देखेंगे तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। इंडिविजुअल पार्टनर कभी कुछ भी काम नहीं कर सकता। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण था लिंकेज, क्योंकि मेंडल के पी प्लांट में उतना ज़्यादा जीन्स लिंक्ड नहीं थे, डिस्टेंस दूर दूर पर तक था, तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्ट कर गए। लेकिन रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सारे लिंक्ड जीन्स हैं जो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते। वो एक साथ असॉर्ट करेंगे और वो एक साथ ही जाएंगे। इसकी वजह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये है मेंडल के 3 लॉज, जिसमें से सिर्फ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये तीनों लॉज ईजिली तरीके से मीन्स
सही तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दो, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जैसे जैसे हमारी लर्निंग स्किल्स वाली टीम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे नए वीडियोस और एक्साइटमेंट और जोश के साथ मैं आपके सामने नई नई वीडियोस लाती जाऊंगी। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।